नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी दोस्ती पास के मकान में रहने वाली भाभी से हुई। तो हुआ यूं कि पिछले साल एक फैमिली हमारी बिल्डिंग में रहने के लिए आई। जिस फ्लैट में वह फैमिली रहने के लिए आई थी वह ग्राउंड फ्लोर का है और ठीक उसके ऊपर मेरा फ्लैट है। उस फैमिली में पति नीलेश और उसकी वाइफ कंचन और उनका एक 3 साल का बेटा था। उसका पति किसी कंपनी में काम करता था जो सुबह 9 बजे निकलता और रात को 10 बजे लौट कर आता था। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी जॉब मार्केटिंग की है और जो मार्केट मुझे मिला हुआ है काम करने के लिए, मैं उसी मार्केट में रहता था। तो मैं आराम से 10 बजे अपने मार्केट में निकल जाता था काम करने के लिए। कुछ दिन मेरे यूं ही सोचते सोचते निकल गए कि भाभी से बात कैसे करूं, मगर कुछ सूझ नहीं रहा था। यह मार्च की बात है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लगभग 9 बज रहे होंगे। उसका बच्चा हमारी बिल्डिंग की बाउंड्री के अंदर और फ्लैट के बाहर खेल रहा था और मैं उसे खेलते हुए अपनी बालकनी से देख रहा था। वह खेलते खेलते अचानक गिर गया और वह रोने लगा। मैं तुरंत अपने रूम से बाहर सीढ़ियों से उतरता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचा और देखा तो उसे घुटने में चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। अब वह जोर जोर से रो रहा था। मैं उस बच्चे को उठाकर उनके गेट पर पहुंचा। गेट खुला होने के कारण मैं उसे लेकर उनके घर में दाखिल हुआ ही था कि उसकी मां बाथरूम से निकलकर बाहर आई। उसे देख कुछ सेकंड के लिए तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं देखकर एकदम मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि यह क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। हम दोनों आमने सामने थे। वो मुझे पथराई हुई आंखों से देख रही थी और अगले ही पल पलटकर बाथरूम में वापस भाग गई। दोस्तों, उस टकराव में 5 सेकंड तक मैं उसे और वह मुझे देखती रही। फिर वह तेजी से मुड़ी और बाथरूम में जाकर गेट बंद कर लिया और 1 मिनट बाद वापस निकल कर आई। भाभी बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को और इतना खून क्यों निकल रहा है इसे घुटने से? मैंने कहा, यह बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया। मैं ऊपर बालकनी में बैठा था। जब रोने की आवाज सुनी तो मैं नीचे आया और देखा तो इसको चोट लग गई थी। मगर अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, गिरने के कारण इसका घुटना छिल गया है, ज्यादा चोट नहीं आई है। भाभी अपने बच्चे को चुप करवाने लगी तो मैं वहां से सीधा अपने रूम में आया और मेरे पास रखी हुई बैंडेड उठाकर वापस उनके रूम में गया। भाभी अभी भी बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मैं बोला, यह लीजिए भाभी जी, यह बैंडेड मुन्ने को लगा दीजिए ताकि उसका खून आना बंद हो जाए। भाभी ने कहा, आप ही लगा दीजिए क्योंकि मेरे हाथ पानी में भीगे हुए हैं और भीगे हुए हाथ जब उसकी चोट में लगेंगे तो उसको जलन होगी। मैं बोला, हाँ यह भी आप सही कह रही हो, मैं ही लगा देता हूँ। भाभी बोली, यदि आपको जल्दी ना हो तो कुछ देर आप मेरे बच्चे के साथ बैठ जाइए, जब तक मैं नहा कर वापस आती हूँ। मेरे कुछ कहने के पहले ही वह उठकर किचन में गई। फ्रिज में से चॉकलेट निकाल कर लाकर दे दी। उस समय मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने मुझे बहुत ही ठंडे रूम में बैठा दिया हो। वह अपने बेटे को चॉकलेट देते हुए बोली, बेटा तुम ये चॉकलेट खाओ और अंकल के साथ खेलो जब तक मैं नहा कर वापस आती हूँ। फिर मैंने बच्चे के हाथ से चॉकलेट लेकर उसे खोल कर दे दी और वह चुप होकर खाने लगा। जैसे ही भाभी बाहर आई तो मैं बोला, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे काम पर जाने में लेट हो रहा है। यह कहते हुए मैंने अपना नंबर एक कागज पर लिखते हुए बोला, यह मेरा नंबर है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन लगा लीजिएगा। मैं पास ही के मार्केट में काम करता हूँ। मैंने अपना नंबर वहां रखी हुई टेबल पर रख दिया। वह कुछ नहीं बोली और मैं निकलकर बाहर आ गया। फिर अपने रूम में जाकर मैंने अपना बैग उठाया और बाइक स्टार्ट करके मार्केट निकल गया। मार्केट में आने के बाद भी मुझे काम करने में कहीं मन नहीं लग रहा था। वैसे भी जिसको सामने इतना सुंदर नजारा दिखाई दिया हो, वह भी अचानक जिसकी उसे उम्मीद ना हो, तो उसका मन भला किसी और काम में कैसे लग सकता है। मैंने जैसे तैसे अपना काम खत्म किया और अपने रूम की ओर निकल पड़ा। निकलते हुए मैं सोच रहा था कि आज शायद फिर से भाभी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मेरी उम्मीदों के विपरीत जब मैं उसके रूम के पास से निकला तो देखा उसका दरवाजा बंद है।
मैं उम्मीद कर रहा था उसका फोन शायद मेरे फोन पर आए, मगर वह कॉल भी नहीं आया। अगले दिन मैं अपनी बालकनी पर खड़ा हुआ धूप सेंक रहा था। जब मेरी नजर नीचे पड़ी तो देखा एक लड़की बाहर बैठकर योगा कर रही है, मगर मुझे अभी तक उसकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। फिर कुछ देर बाद जब उस लड़की ने सूर्य नमस्कार किया तब जाकर मुझे उसकी सूरत दिखाई थी। मैं सूरत देखकर चौंक गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह वही भाभी है जिसको मैंने कल देखा था। जब भाभी ने सूर्य नमस्कार करने के लिए अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया तो उसकी नजर मेरी नजर से टकराई और वह हड़बड़ा कर बैठ गई और जल्दी से उठकर अपने रूम में भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह मुझे देखकर क्यों भाग गई। मुझे इस तरह देखकर उसका यूं भाग जाना मुझे अपनी बेइज्जती जैसा लगा, मगर मैं हैरान था कि ऐसा भी क्या देख लिया उसने। मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने इसकी इतनी हेल्प की और थैंक यू बोलना तो दूर की बात रही, मुझे देखकर भाग गई ये। फिर मैंने टाइम देखा, 10 बज चुके थे। मैं अंदर आकर मार्केट के लिए तैयार हुआ और अपनी बाइक उठाकर मार्केट निकल गया। शाम को जब मैं वापस आया तो मेरी बाइक की आवाज सुनकर वह बाहर आई और मुझे देखने लगी। लगा जैसे मुझसे बात करने के लिए खड़ी हो। मैंने उसकी नजरों में देखा और अपनी नजर घुमा ली वहां से निकलते हुए। मैं उसे इग्नोर करते हुए जब उसके बाजू से निकल रहा था तो मुझे लगा वह मुझसे कुछ कहना चाह रही है, मगर उसके मुंह से शायद आवाज नहीं निकल पा रही है। उसी रात को 8 बजे जब मैं खाना खा चुका था तो किसी काम से बालकनी में आया। मैंने नीचे देखा तो भाभी बाहर गैलरी में टहल रही थी। तो जब मैंने भाभी को नीचे गैलरी में टहलते हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी नीचे जाकर टहलूं। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर भाभी को मुझसे कुछ बात करनी है तो मुझसे बात कर लेगी, नहीं तो कुछ देर टहलते टहलते मैं ही भाभी से बात करने की कोशिश करूंगा। जब मैं नीचे आया टहलने के लिए तो भाभी मुझे देखकर फिर से अंदर चली गई। मैंने मन ही मन सोचा कि यह तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो गई। फिर मैं भी गुस्से में अपने रूम में आया और दरवाजा बंद करके सो गया। अगली सुबह हुई लेकिन मैंने बालकनी में जाना उचित नहीं समझा और तैयार होकर टाइम से पहले मार्केट निकल गया। काम खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया। फिर रात को 10 बजे जब मैं अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो मेरी बाइक की आवाज सुनकर उसका पति गेट खोलकर बाहर आया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे रोकते हुए बोला, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उस दिन आपने मेरे बच्चे को संभाला। मैं बोला, भाई साहब इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। भाभी का पति बोला, वैसे भाई साहब आपका नाम क्या है और क्या आप अकेले ही रहते हैं। इसी बीच मैंने देखा कि भाभी जाली वाले गेट से झांककर हम दोनों की बातें पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। मुझे भाभी ने अपनी ओर देखते हुए देख लिया और हमारी आंखें एक सेकंड के लिए टकराईं। तो मैंने नजर हटाते हुए कहा, हाँ भाई साहब मैं अकेला ही रहता हूँ। भाभी का पति बोला, मेरा नाम नीलेश है, चलिए आज हमारे यहाँ पर खाना खा लीजिए। मैंने फिर नजर बचाते हुए भाभी की ओर देखा और फिर भाई साहब के सामने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू भाई साहब, मगर मैं खाना अपने दोस्त के यहाँ से खाकर आया हूँ। नीलेश तो अंदर चलकर चाय पी लीजिए। फिर नजरें बचाकर मैंने भाभी को देखा और फिर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब फिर कभी चाय पी लेंगे। मैंने उसके पति को छुपाकर कर इशारा किया कि मैंने ड्रिंक किया हुआ है। वह मुस्कुराकर बोला, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर कभी चाय पी लेंगे। मैं बोला, भाई साहब चाय के लिए धन्यवाद, वैसे आपसे एक विनती है कि आप भाभी जी को भी मत बताइए कि मैंने ड्रिंक की हुई है, नहीं तो वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगी। नीलेश मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई साहब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गुड नाइट। अगले दिन जब मैं काम से लौटा तो मैंने देखा कि भाभी गैलरी में टहल रही थी। उनको देखकर लग रहा था कि वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। जब मैं बाइक खड़ी करके गैलरी में पहुंचा तो भाभी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराई। भाभी बात शुरू करते हुए बोली, आपका नाम क्या है। मैं बोला, विकास नाम है मेरा। भाभी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं कंचन। मैंने भी हाथ आगे बढ़ाते हुए हाथ मिलाया और बोला, जैसा नाम वैसे ही हो आप। कहते हुए एक कातिल सी मुस्कान मैंने दे दी और उसने भी मुस्कुराकर नजरें झुका ली।
और बोली चलिए अंदर चलकर चाय पी लीजिए। मैं आज नहीं फिर कभी। दोस्तों फिर वो दिन आया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था और रहेगा। लोग अक्सर संडे को देर से सोकर उठते हैं और मैं भी सोकर देर से ही उठता, मगर न जाने क्यों उस दिन मेरी नींद जल्दी खुल गई। शायद कुछ बड़ा होने वाला था मेरी लाइफ में। 7 बजे के आसपास मैं उठकर बालकनी में आकर बैठ गया। सोचा सुबह सुबह भाभी के दर्शन हो जाएंगे। संडे का दिन था तो मुझे जॉब पर जाना नहीं था। तो सुबह सुबह उसका पति सुबह सुबह हमारे बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई कार में बैठकर कहीं जा रहा था। मैं उनकी बातें सुन सकता था। मेरे कानों में आवाज पड़ी कि भाभी पूछ रही थी पिकनिक से कब तक लौटेंगे। ये सब बातें मैंने सुन ली लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आज तो कुछ भी हो जाए भाभी से बात करके ही रहूंगा। फिर मैं तुरंत अपने फ्लैट की सीढ़ियां उतरते हुए उनके दरवाजे पर पहुंचा और गेट खटखटाया। भाभी गेट खोलते हुए बोली, अरे विकास तुम इतने सवेरे, कुछ काम था क्या? मैं, भाभी चार्जर चाहिए आपका, मेरा वाला मिल नहीं रहा है। भाभी, मगर सचिन मेरा मोबाइल भी चार्ज पर लगा हुआ है। थोड़ी देर में ले जाना, मुझे अपनी माँ को एक जरूरी कॉल करना है। तो मैंने कहा भाभी मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है और अर्जेंट कॉल करना है, प्लीज आप देख लीजिए ना। वह चार्जर में लगे हुए मोबाइल को देखते हुए बोली, मेरे मोबाइल की बैटरी 8% चार्ज हो गई है, तुम ले जाओ, मगर मुझे 15 मिनट में दे देना, मुझे घर पर बात करनी है और इतनी सी बैटरी में ज्यादा देर बात नहीं हो पाएगी मेरी। तो चार्जर लेकर मैं अपने रूम में आ गया। मैंने अपने फ्लैट में आकर मोबाइल फोन चार्ज होने के लिए लगा दिया। 20 मिनट बीत जाने के बाद भी मैं उसे चार्जर देने के लिए नहीं गया। तो भाभी अपना चार्जर लेने के लिए मेरे गेट पर आई और दरवाजा खटखटाया। मैंने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा आवाज लगाई। मैंने उनकी आवाज को फिर अनसुना कर दिया। गेट खुला होने के कारण वह बेझिझक अंदर हॉल में आई। उनके आने की आवाज मैं पहचान गया क्योंकि उन्होंने पाँव में पायल पहनी हुई थी। हॉल में आकर भाभी ने मुझे फिर आवाज दी। फिर मैंने नजर बचाकर देखा तो वह धीरे से मेरे बेडरूम में झांक रही थी। वह कुछ सेकंड वहां पर खड़ी रही और फिर वापस लौट गई। फिर 5-10 सेकंड बाद वापस गेट पर आ गई। जब भाभी मेरे रूम से चली गई तो मैंने सोचा कि जो मैंने प्लान बनाया था वह तीर तो निशाने पर लग गया है। अब जो होना है वह सिर्फ भाभी की तरफ से होना है। अब मैं चार्जर लेकर उनके गेट के पास पहुंचा और उनका गेट खटखटाया। तो कंचन भाभी बोली, कौन है? मैं बोला, मैं हूं विकास, आपका चार्जर वापस लाया हूं। भाभी रुको, अभी आती हूं। भाभी बोली, आइए अंदर आकर आप बैठ जाइए, चाय पीकर जाइएगा। भाभी 2 कप चाय लेकर आई और एक मुझे दे दी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे थे। हम दोस्त बन चुके थे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ऑनलाइन दोस्ती है। दोस्तों बात उस समय की है जब मैंने मेरा एक अकाउंट बनाया जिसमें मैंने अपने परिवार या परिचित दोस्तों को नहीं जोड़ा था। यहाँ मेरे बहुत से दोस्त बने, खासकर महिला मित्र ज्यादा बनी थी। सभी के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। हम लोग एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से अपरिचित थे और मिलने या किसी भी प्रकार से बातों का इधर उधर होने का संशय नहीं था। तो अक्सर मेरी सभी महिला मित्र मुझसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगी थीं। कोई अपने परिवार में बहुत खुश थी तो कोई बहुत परेशान। इन्हीं सब मित्रों में मेरी एक दोस्त बनी रेखा। एक दिन ऐसे ही सर्च करते उसका प्रोफाइल मेरे सामने आया था और भीगे खुले बालों वाली उसकी एक तस्वीर देखकर मैं सम्मोहित हो गया था। सच कहूं तो मुझे उसी पल उससे प्यार हो गया था। उसके जैसी खूबसूरती और सादगी का ऐसा मेल मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। मैंने झट से ऐड फ्रेंड का बटन दबा दिया और बस फिर क्या था, जीवन का सबसे मुश्किल काम शुरू हो गया। आप समझे या नहीं, सबसे मुश्किल काम इंतजार। मैं हर आधा घंटा में अकाउंट चेक करता पर 5 दिन तक उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आया। मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था।
जितनी बार मैं चेक करता उतनी बार उसको मैसेज भी करता। शायद इसी से उसको कुछ चिढ़ हो गई थी और उसने नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज भेज दिया। मेरा मानो दिल ही टूट गया, पर ये लाजिमी था न कि कोई कैसे हाँ कह देता। मैं दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं था और ऐसे एक दिन में इतने मैसेज लिखकर अपने उतावलेपन का आभास भी करा दिया। कभी कभी वह कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शायद इसी कहावत की वजह से कुछ लोग मेरे लिए बुरा विचार बना लेते हैं, पर जब एक दो बार बात करने के बाद मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा रहता है तो वे वापस मुझसे जुड़ जाते हैं। बोलने और चीजों को संभालने में मैं माहिर था। अब मैंने उसको सॉरी कहकर अपनी सहजता और सरलता का आभास करवाने के लिए अगला मैसेज अंग्रेजी में किया। आप जैसी जादुई आंखों वाली सुंदरी को परेशान करने के लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आप मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहती हैं, तो ये मेरा वादा है कि ये मेरे आपके लिए आखिरी शब्द हैं। सत्य ये है कि मैं आपकी नशीली आंखों पर मर मिटा हूँ। इसी तरह के कुछ और दिल को लुभा लेने वाले शब्दों के साथ मैंने उसको मैसेज डाला और उसके बाद जैसा कहा था कि मैं तुम्हें जब तक तुम नहीं लिखोगी मैसेज नहीं लिखूंगा। अब मैं उसकी पिक्स को लाइक करता पर कुछ लिखता नहीं। उसके हर अपडेट्स के साथ ही मेरा इमोजी उसको मिलता। यह कुछ वैसा हो गया था कि पुराने जमाने में जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वैसे मैंने मेरी रेखा के लिए पूरे 15 दिन कड़ी तपस्या की। 15 दिन बाद उसका मैसेज आया मेरे तो दिलो दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगी। दूसरी लाइन ये कि फ्लर्ट अच्छा कर लेते हो। मैंने लिखा कमेंट कर रही हो या कॉम्प्लीमेंट। उसने हंसते हुए लिखा कॉम्प्लीमेंट। अब हम दोनों रोज बातें करने लगे। दोनों को एक दूसरे का इंतजार रहता था। यह पहले से ही तय था कि पहले वह ही कुछ लिखेगी तभी मुझे लिखना है। दोस्तों, मैं इस मामले में बहुत ही सरल हूं। मेरे अंदर ये तय रहता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो मेरी दोस्त को परेशान या किसी भी दिक्कत में डाले। जब तक वह सहज न हो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ता। हमारी दोस्ती अब नजदीकी में बदलने लगी। हम दोनों फोन पर भी बात करने लगे। अब सुबह घर से निकलते आपस में सब शेयर करते। वह शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी। एक दिन ऐसे ही मैं उसके बेटे के ट्यूशन के पास कुछ काम से गया था तो उसको फोन किया कि कहाँ हो। उसने बताया कि मैं कुछ सामान लेने आई हूँ, यहाँ से बेटे को ट्यूशन से लेकर घर जाऊंगी। मैं वहीं रुककर उसके आने का इंतजार करने लगा। जब वह आई तो उसको बिना मिले बिना कुछ कहे मैं वहां से ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद उसका कॉल आया, अब बोलो। तो मैंने कहा, इतना लाल क्यों हुई हो? कहाँ भाग दौड़ करके आई हो? वैसे ऐसा गुलाबी चेहरा भी वाव लगता है ना? वह बोली, कुछ भी, तुम्हारा फ्लर्ट हमेशा चालू रहता है। तुम्हें क्या पता लाल चेहरा या पीला? मैंने कहा, पीला कहाँ, रेड हो गया था, शायद ज्यादा चलने की वजह से एकदम कमाल लग रही थी। यह सुनकर उसको तो जैसे सांप सूंघ गया हो, एकदम चुप। वह बोली, तुम्हें यह सब कैसे पता? इससे पहले मैं कुछ कह पाता उसने कहा, अभी नवीन आ गए हैं, अभी फोन रखती हूँ, तुम बहुत खराब हो। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो गए थे। हमारे बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, इसलिए मैंने भी फोन रख दिया। रात 10:30 पर उसका मैसेज आया। उसने लिखा, तो जनाब चोरी छुपे देखने भी आते हैं। मैंने हंसकर लिखा कि अरे क्या करूं, मैसेज से या आवाज से मन नहीं भर रहा था तो देखने आ गया। वह बोली, तो अब मन भर गया? मैंने कहा, नहीं, अब तो भूख और बढ़ गई है। वह बोली, तुम ना एकदम बकवास हो, मौका मिलता नहीं कि चालू हो जाते हो। मैंने कितने अच्छे से पूछा और तुम हो कि बस चालू हो जाते हो। अच्छा बताओ क्यों आए थे? मैंने बताया कि अरे उधर मेरे ऑफिस का काम था। फिर वह एकदम से जैसे गायब हो गई। मैंने न जाने कितना लिखा पर उसका कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा, मैं कॉल करूं क्या? उसने बताया, हाँ करो, नवीन खाना खाकर दोस्तों से मिलने नीचे गए हैं। मैंने कॉल किया पर वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर उसने पूछा, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? मैंने बताया, अभी वॉक पर गई है और बेटी सो गई है। वह चुप हो गई, वह शायद रो रही थी। उसकी आवाज में भारीपन महसूस हो रहा था।
वह बोली, क्या सच में मैं अच्छी दिखती हूँ? मैंने कहा, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। उसने कहा, तो नवीन क्यों प्यार नहीं करते, क्यों नहीं देखते मुझे? मैंने कहा, तुम दोनों में सब ठीक है ना? उसने कहा, कुछ होगा तो ठीक होगा ना। मैं सच में हैरान था, इतनी खूबसूरत प्यारी बीवी से कोई कैसे दूर रह सकता है। मैंने कहा, अगर यकीन हो कि शेयर करने के लिए मैं सही दोस्त हूं तो बता सकती हो कि क्या हुआ? वह बोली, कुछ नहीं, बस बेटे के होने के बाद से दूर ही रहते हैं, जैसे इन्हें मुझसे बस बच्चा ही चाहिए था। पहले भी कभी हम लोगों ने प्यार किया हो ऐसा लगा ही नहीं। अब तो लगने लगा है कि शायद मैं इन्हें पसंद ही नहीं हूं। इतना कहकर वह वापस रोने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, मैं मिलने आ सकता हूं, बस 5 मिनट के लिए। उसने मना किया और कहा, कोई देखेगा तो, और वहां से यहां तक कैसे आओगे? तब तक नवीन भी आ जाएंगे। मैंने फोन कट किया और वाइफ से कहा, मुझे कहीं जाना है। बीवी से ऑफिस की कुछ प्रॉब्लम बताकर मैं घर से पजामे कुर्ते में ही निकल गया। उसका फोन बजता उसके पहले तो मैं उसके घर के पास पहुंच चुका था। वह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, पास ही रहती थी। उसका कॉल आया। उसने कहा, सुनो, पनवीन को आने में अभी देर है, वे अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, पर तुम इतनी दूर मत आना। मैंने इन सब में एक बात जो नोटिस की वह ये थी कि उसको नहीं मिलना, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। मैंने पूछा, घर का नंबर बोलोगी? वह बोली, 5 मिनट के लिए इतना दूर क्यों आना? मैंने बताया, मैं आ गया हूं, बस घर बताओ। मेरी इस बात से वह थोड़ा डर गई थी, कैसे आ गए और कोई देखेगा तो क्या कहोगे? उसको लगा कि मैं झूठ कह रहा हूं। वह बोली, पहले बताओ कि कहां हो? मैंने देखा तो मैं उसके घर से 2 घर आगे खड़ा था। मैंने उससे इशारे से थैंक्स कहा और फोन पर बाय कहता हुआ अपनी बाइक को मोड़ लिया। वह वहीं खड़ी खड़ी मुझे देखती रही। उसने फोन पर कहा, तुम बस इतनी दूर मुझे देखने आए? मैंने कहा, दूर तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे वीजा लगवाना पड़ा हो। तुम मेरी दोस्त हो, प्यार करता हूं तुम्हें, मुझे तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगा तो मिलने आया। उसने कहा, तो क्या बिना मिले चले जाओगे? मैंने कहा, तुम इतना डर रही हो, असहज भी हो, तो तुम्हारी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस तुम अगली बार के लिए कुछ सहज रहो, यही दुआ है। मैं यह कहकर उसको बाय करने लगा। उसने कहा, नाटक नहीं करो, बाइक वहीं खड़ी करो और आ जाओ। मैं गेट खोलती हूं, बस आवाज नहीं करना प्लीज। हम दोनों चुप थे। शायद उसने ये पल एक अरसे बाद महसूस किया था, इसलिए वह भी आंखें बंद किए बस उस पल में खोई हुई थी। वह भी उस पल में खो जाना चाहती थी, खुद को रोकना या रुकना चाहती ही नहीं थी। तभी उसका फोन बजा। नवीन का फोन था। वह डर गई कि क्या करूं, क्या कहूं। मैंने कहा, दिमाग से काम लो, अभी वह नहीं आया, उसका फोन आया है, फोन उठाओ। नवीन ने बताया कि वह वहां से निकल रहा है। आइसक्रीम खाओगी क्या? वह उसकी पसंद की शॉप के पास खड़ा था। फोन कट जाने पर उसकी जान में जान आई। मैंने कहा, प्यार तो करता है तुम्हें? वह बोली, प्यार का तो पता नहीं, हाँ केयर पूरा करते हैं। मेरी पसंद नापसंद का उन्हें सब पता है। मैंने उसको पास बुलाया, उसे थैंक्स कहा और बोला, प्लीज रोया मत करो। मैंने उससे कह, हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो। मैंने कहा, मेरे लिए तुम्हें खुश देखना मेरी जरूरत से ज्यादा है। कुछ दिन बाद उसने खुशी से मुझे कहा, एक गुड न्यूज है, रात को मैसेज करोगे तब बताऊंगी। मैंने बहुत पूछा पर उसने कहा रात को। उसने कहा हाँ, और अब उसे सरप्राइज ही रहने देना प्लीज। रात को जब मैंने उसे लिखा हाय, उसने भी हाय लिखा और कहा, एक बात बतानी थी। मैंने कहा, मुझे भी। वह बोली, बोलो। मैंने कहा, मुझे तुम्हें प्यार करना है। वह हंस पड़ी और बोली, तब तो जो मैं कहने वाली हूं वह तुम्हारे काम की चीज है। सुनो, सासू माँ 5 दिन के लिए बाहर जा रही हैं मेरे जेठ के घर। वह मेरे बोलने से पहले बोली, हम 3 दिन जी भर के बिना किसी रोक टोक के मिल सकते हैं। मैंने कल ही ऑफिस में बता दिया था कि किसी ग्राहक से मुलाकात के लिए जाना है। फिर कुछ काम बताकर लेट आऊंगा का बहाना बना दिया था। घर पर भी यही कहा था कि फोन पर बात नहीं कर पाऊं तो कोई परेशानी न हो। मैंने बेल बजाई और दरवाजा खुल गया। जैसे वह दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार ही कर रही थी। मैं अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया।
उसने कहा चाय पियोगे? हमने चाय और कुछ नाश्ता लिया और उसके बेडरूम में आ गए। वह बोली थैंक यू, एक बहुत अच्छा सा दोस्त देने के लिए, एक अच्छा सा एहसास देने के लिए। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे घर के पास में दुकान चलने वाली एक भाभी के साथ दोस्ती हो गई। लॉकडाउन के दिनों में मैं उसकी दुकान पर जाता था। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। वैसे मैं गुजरात में जॉब करता था, पर लॉकडाउन की वजह से घर से ही काम करना पड़ा। मेरे घर पर मेरे माता पिता और एक भाई और दादा दादी रहते हैं। जब पहला लॉकडाउन खुला तब भी मेरी कंपनी ने घर से काम लेना जारी रखा और मैं घर से ही काम करने लगा। मैंने ऑफिस के काम के साथ साथ घर के बाहर के कुछ कामों में भी योगदान देना शुरू कर दिया था। हमारे घर के नजदीक ही एक किराना दुकान है। उसके मालिक अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर की फ्लोर पर रहते हैं। उनके परिवार में उनकी बीवी, एक छोटा लड़का और माँ बाप है। उनका मकान 2 मंजिला है। नीचे के तल पर उन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है और उसे चलाते हैं। उनकी दुकान मोहल्ले की इकलौती किराना की दुकान है, जिस वजह से वहां काफी भीड़ भी रहती है। दुकान के मालिक की बीवी की उम्र करीब 30 साल होगी। मैं उसे भाभी कहता हूँ। उसका नाम रोशनी है। आधी से ज्यादा भीड़ तो रोशनी भाभी की जवानी को देखने के बहाने से ही लगी रहती है। लोग रोशनी को देखने के लिए ही दुकान में सामान खरीदने आते हैं। मैं जब भी उनकी दुकान में कुछ लेने जाता तो सबसे नजरें छुपाकर भाभी से कुछ बातचीत भी हो जाती। वह मुझे देखकर प्रसन्न होकर पूछ लेती, अरे अनुज भैया, आप गुजरात से कब आए, कैसे हो? आपके भैया भी आपकी खबर पूछते रहते हैं कि जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक है। भाभी की बातें सुनकर मन प्रसन्न हो जाता। उसे शायद इस बात का भान था कि लोग उसे कैसे देखते हैं, इसलिए उसने काम करते वक्त अब अपने अस्त व्यस्त होते कपड़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। शायद उसने समझ लिया था कि इसी शो के चलते उसकी दुकानदारी चलती है। तो अभी मुझे घर से काम करते करते 2 महीने हो गए थे, पर घर से काम करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और मैं अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने एक अलग कमरा लेने की सोची। पहला लॉकडाउन भी खत्म हो गया था तो मैंने घर से नजदीक थोड़ी दूरी पर ही 1-2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। अब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आ जाता, फिर लंच करने घर जाता और रात को सोने के लिए वापस आ जाता। माँ से बात करके मैंने घर की काम वाली को अपने फ्लैट की साफ सफाई का काम के लिए कह दिया था। वह हमारे घर और रोशनी भाभी के यहाँ भी काम करने जाती थी। पहले वह हमारे घर का काम करके रोशनी भाभी के घर जाती, फिर फ्लैट पर साफ सफाई के लिए आती। इसी दौरान मैंने देखा कि रोशनी भाभी दुकान पर ज्यादा नजर नहीं आती। फिर मोहल्ले के लड़कों से पता चला कि उसके पति को रोशनी का इस तरह दुकान पर काम पसंद नहीं आया। इस वजह से अभी रोशनी के दुकान में बैठने पर रोक लगा रखी है। फिर 2 दिन बाद मैंने अपने काम वाली बाई को मेरे किराए के फ्लैट के दरवाजे पर एक दूसरी काम वाली से रोशनी के बारे में बात करते सुन लिया था। मेरी घर की काम वाली दूसरी काम वाली से कह रही थी, तुमने सुना, वह रोशनी को उसके पति ने बाजू वाले मोहल्ले के राजेश के साथ पकड़ लिया था। दूसरी काम वाली, अच्छा वैसे और क्या पता चला? तो काम वाली बोली, उसके पति ने राजेश को धमका कर भगा दिया और सलोनी को खींचते हुए घर लाया था। बाहर ज्यादा बवाल ना हो इसलिए सब शांति से निपटा दिया। थोड़े दिन बाद फिर से रंग दिखाना शुरू कर देगी। यह सब सुनकर रोशनी के लिए अब मेरे मन में एक अलग ही छवि बन गई थी। उसका नाम सुनते ही या उसको देखते ही मेरे दिमाग में एक में अलग कल्पना आने लगती थी। उन दिनों स्कूलों की छुट्टी के कारण किराने की दुकान पर काम बढ़ जाने की वजह से रोशनी फिर से अपने पति को दुकान के काउंटर पर मदद करने के लिए बैठने लगी। इधर मेरे अंदर रोशनी भाभी से दोस्ती की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई थी। जब भी दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता तो मैं कुछ ना कुछ बहाने से भाभी से बातें करने लगता। एक दिन मैं दुकान पर गया तो मैंने कहा, भैया यह लिस्ट है, आप सामान पैक कर देना, मैं शाम को ले जाऊंगा। जब मैं रात को घर जा रहा था तो याद आया कि सामान लेकर जाना है। रोशनी भाभी की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार बोला, अरे आपका सारा सामान निकाल दिया है, बस थोड़ा सा बाकी है, अभी हो जाएगा, आप थोड़ा बैठकर इंतजार कर लो।
मैं वहां खड़े होकर अपना सामान लगने का इंतजार करने लगा। उसी समय भाई ने रोशनी भाभी को आवाज लगाते हुए आने का कहा। उन्होंने भाभी को काउंटर पर ग्राहक संभालने को कहा। फिर वे मेरी लिस्ट का बचा हुआ सामान निकालने लगे। कुछ चीजें उन्होंने भाभी को तौलकर मेरे सामान वाली बोरी में डालने को कहा। वे खुद कुछ सामान निकालने पीछे वाले गोदाम में चले गए। रोशनी भाभी काउंटर पर आते ही मुझसे बात करने लगी और कैसे हो, अभी यहाँ ही हो, गुजरात नहीं गए? मैंने कहा नहीं भाभी, अभी यहाँ मन लग गया है और अभी तो किराए पर फ्लैट लेकर वहीं से काम कर रहा हूँ। जब कंपनी वाले बुलाएंगे तब जाऊंगा। रोशनी भाभी अच्छा फ्लैट ले लिया, यह सही किया। न जाने क्यों उसकी आवाज में फ्लैट लेने वाली बात में कुछ खनक सी आ गई थी। फिर वह बाकी ग्राहकों को सामान देकर और पैसे लेके काउंटर का काम संभालने लगी थी। फिर अगले 5-10 मिनट में रोशनी भाभी ग्राहक कम कर दिए और मैं और रोशनी ही रह गए थे। इस सब के बीच में रोशनी भाभी ने मुझे भांप लिया था कि मेरा मकसद क्या है। कुछ देर बाद भाभी मेरे सामान की बोरी उठाती हुई कहने लगी, अरे बाकी सबको सामान देने में मैं आपके सामान का तो भूल ही गई। भाभी ने मेरी बात को समझने में थोड़ा टाइम लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, यह जो लिस्ट में 3 चीजें पैक करना रह गई हैं। तभी उसने सामान काउंटर के सामने रख दिया और कहने लगी, लो भैया आपका सामान पैक हो गया, बाकी तुम्हारे भाई लेकर आ रहे हैं, कुछ और चाहिए? मैं धीमे से बोला, हाँ दूध चाहिए। रोशनी भाभी ने अर्थ भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कौन सा वाला चाहिए? मैं खुद को संभालते हुए बोला, वह अमूल ताजा दूध पड़ा है ना आपके बाजू में, वह दे दो। रोशनी भाभी, ओ अच्छा ये वाला। इतने में उसका पतिया गया और उसने सब सामान की बोरी बांधकर मुझे दे दी। मैं वहां से वापस चल दिया। अब मेरे मन में रोशनी भाभी से दोस्ती का ख्याल आने लगा कि कैसे उसको दोस्त बनाया जाए। उन्हीं दिनों मेरा वर्क टाइम चेंज हो गया और अब मुझे दोपहर से लेकर लेट नाइट रात के 1 बजे तक काम करना पड़ रहा था। इसलिए मैं खाना आदि खाकर ही फ्लैट पर आ जाता और यहीं सो जाता। वैसे मैं सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आता था, पर अभी बढ़े हुए समय के कारण मैं फ्लैट पर ही अपनी चाय वगैरह बनाने लगा था। सुबह रोशनी भाभी का पति दूध दे जाता और महीने का हिसाब घर से ले लेते। फिर एक दिन भैया की जगह रोशनी भाभी दूध देने आई। मैंने पूछा, आज आप? उसने कहा कि मेरे पति को कोविड पॉजिटिव आया और वे अपने ही घर में क्वारंटीन हो गए हैं। अभी 15-20 दिन तक मैं ही दूध देने आऊंगी। यह सुनकर मैं खुश हो गया। मेरे मन में ख्याली पुलाव बनते ही भाभी ने भी भांप लिया था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वह मुस्कुराती हुई बिल्डिंग के ऊपर वाली फ्लोर पर एक बूढ़ी आंटी के वहां दूध देने चली गई। 10 मिनट बाद वह बिल्डिंग से चली गई। फिर दूसरे दिन बेल बजी और मैंने दरवाजे को खोला। मैंने कहा, अच्छा दूध देने आई हो आप? तभी ऊपर वाली आंटी ने रोशनी को आवाज लगाई और वह दूध देने ऊपर चली गई। मैंने भी प्लान बनाया और दूध में नींबू डालकर जल्दी से गर्म कर दिया, जिससे दूध फट गया। फिर रोशनी भाभी जैसे ही जाने लगी तो मैंने उसको रोक लिया। मैं कहने लगा, आपका दूध तो फट गया। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अंदर दूध गर्म करने रखा था, वह फट गया है। इस बात पर रोशनी भी हंस दी। रोशनी भाभी, ऐसे कैसे? मैंने तो चेक करके ताजा पैक ही दिया था। मैं, ऐसा है तो आप अंदर किचन में आकर चेक कर लो। भाभी किचन में गई और उसने गैस स्टोव पर रखा हुआ फटा दूध देखा। अरे यह कैसे हुआ? कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दे जाती हूँ। मैं, आप ही गर्म कर लेना उसे, नहीं तो कहेंगी कि मैंने जानबूझकर दूध में कुछ किया। रोशनी भाभी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा कहाँ है दूसरा पतीला? मैं बोला, नीचे के ड्रॉअर में है। फिर वह पतीले में दूध भरकर स्टोव की साइड मुड़ी और दूध का पतीला गर्म करने लगी। वह मेरे हाथ पकड़ती हुई बोलने लगी, यह क्या कर रहे हो? मैं, बस गर्म कर रहा हूँ। रोशनी भाभी बोली, दूध तो स्टोव पर गर्म हो रहा है ना? मैं बोला, अब इतना भी मत बन, तुम्हें सब पता है। रोशनी भाभी बोली, लेकिन यह सब गलत है यार, कोई देख लेगा और मेरे पति को पता चलेगा तो ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं बोला, कुछ नहीं होगा भाभी, तेरा पति कोविड के चलते घर में ही क्वारंटीन है। वह नहीं आने वाला ढूंढने, और जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो उसको कौन बताएगा।
भाभी बोली, अभी नहीं, अभी बहुत काम है, मैं बाद में आती हूँ। मैं अब उसके आने का इंतजार करने लगा। लंच करने मुझे घर जाना था। जब मैं घर जा रहा था उसी वक्त रास्ते में मैंने दुकान की तरफ देखा। उसकी दुकान आजकल बंद थी। मैं थोड़ा उदास हो गया, मन महसूस कर मैं आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद खाना खाकर फ्लैट पर आया और काम में लग गया। शाम को बेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो रोशनी भाभी पल्लू से अपना मुंह ढके खड़ी थी। मैंने तुरंत उसको अंदर बुला लिया और बाहर सर निकालकर इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। मैं काफी खुश हो गया था कि आज तो लॉटरी ही लग गई है। रोशनी भाभी और मेरी दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।